Welcome to ES Register and the question series of engineering mechanics. We have discussed till now up to first chapter equilibrium and its concepts. We have discussed some important concepts and some important numericals. Okay, so अब हम इसमें एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो देखने वाले हैं, ये सिविल सर्विस 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एंड सिमिलर क्वेश्चन गेट एंड ईएसी में भी फ्रेम हो सकता है. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एंड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको हम अच्छे से सीखें, सो दैट इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आने वाले फर्दर एग्जामिनेशन में हम उसको इजीली सॉल्व कर पाए. ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर मैं देखूं यहाँ पे दो सिलेंडर दे रखे हैं, ठीक है, एक टॉप सिलेंडर एंड बॉटम सिलेंडर, दोनों का हमें वेट गिवन है एंड पूछा है कि रिएक्शन निकालना है हमें अबाउट पॉइंट ए हमें रिएक्शन निकालना है. ठीक है, अब अगेन रिपीटिवली मैंने बोला हमेशा, इससे पहले भी, सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, देन वी कैन एनालाइज फर्दर. ठीक है, सबसे पहला एनालिसिस का सबसे पहला ही स्टेप है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में. ठीक है, तब फर्दर हम उसमें एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि रेस्ट कंडीशन में तो इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके डायरेक्टली मैं रिएक्शन एट पॉइंट ए निकाल सकता हूं. वैसे रिएक्शन यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा और यहां पे भी आएगा. कॉन्टैक्टिंग सरफेस जहां भी कॉन्टैक्ट मेंटेन होगा तो वहां तो रिएक्शन आना ही आना है, बट हमें क्वेश्चन में पूछा है अबाउट पॉइंट ए. ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द टॉप सिलेंडर देन फॉर बॉटम सिलेंडर. ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होने वाला है वो है स्टेप नंबर 1, फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है, ये सबसे पहला स्टेप है. तो पहला वाला जो सिलेंडर है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, जो फर्स्ट सिलेंडर है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा. अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे 80 mm आपको दे रखा है, ये 30 mm का सिलेंडर है. ऑब्वियसली बात है ये 60 mm होने वाला है. 60 mm के बाद कितना बचेगा? 20. ऑब्वियसली बात है ये 20 mm इसका क्या रेडियस. तो यहां से आप देखो इस 20 mm वाला जो सिलेंडर है इस पे कितने फोर्सेस लगने वाले हैं. एक तो ये फोर्स लगने वाला है, ठीक है, एक बेसिकली रिएक्शन फोर्स लगेगा, एक इसका खुद का सेल्फ वेट लगेगा, एंड द सेकंड वन विल बी द रिएक्शन, बिकॉज टॉप सिलेंडर और बॉटम सिलेंडर आपस में कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक दूसरे पे रिएक्शन फोर्स लगाएंगे. ठीक है, तो ये रिएक्शन फोर्स जो जाएगा आपका, ये इस तरीके से यहां से होते हुए जाएगा. ठीक है, ये आपका रिएक्शन फोर्स होने वाला है. ठीक, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो वेट है, यहाँ पे जो वेट है हमें मेंशन क्या कर रखा है, टॉप सिलेंडर का वेट W है. ठीक है, तो ये रिएक्शन R जो इस पे लग रहा है वही इक्वल एंड अपोजिट बॉटम सिलेंडर पे भी लगने वाला है. ठीक है, ये यहाँ पे जो भी रिएक्शन होगा उससे हमें मतलब नहीं, मुझे R की वैल्यू पता होनी चाहिए. क्यों R की वैल्यू पता होनी चाहिए? क्योंकि वही R रिएक्शन इस पे लगेगा A पे, और तभी जाके मैं A R रिएक्शन फाइंड आउट कर पाऊंगा. ठीक है, क्योंकि जब मैं बॉटम सिलेंडर का एनालिसिस करूंगा तो मुझे सारे फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए. अब उसमें से एक फोर्स ये रिएक्शन R है जो कि टॉप सिलेंडर पे लग रहा है, क्योंकि टॉप एंड बॉटम का कांटेक्ट है, तो दोनों एक दूसरे पे रिएक्शन फोर्सेस लगाएंगे इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, अब देखो सिंपली सबसे पहले तो मुझे एंगल पता होना चाहिए. देखो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, और इसी के अबाउट रिएक्शन भी लग रहा है. ठीक है, इसी के अबाउट रिएक्शन भी लग रहा है. ठीक है, अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो देखो इसको मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं. ये सपोज पॉइंट 1 है, ये 2 है, सेंटर इसका 1 एंड 2, ये 1 एंड 2. तो ऑब्वियसली बात है 30 प्लस 20 ये 50 है, एंड ऑब्वियसली बात है ये कितना होगा? 30. ये कितना होगा? 30, क्योंकि ये 30 है, बचेगा ये कितना? 40. ऑब्वियसली बात है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में आप एंगल निकाल सकते हो. अब देखो एंगल मुझे ये वाला चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है. ठीक है, या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा है, या फिर ये एंगल की मैं बात करूं, क्योंकि मेरे को ये एंगल चाहिए, ये क्योंकि ये बेसिकली रिएक्शन है ना, यहाँ पे ये जो रिएक्शन लगा रहा है वो R, ये रिएक्शन R यहाँ पे लगा रहा है, और एक अपोजिट, एक फर्स्ट वाले सिलेंडर पे, दूसरा सेकंड वाले सिलेंडर पे, इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, तो मुझे एक बार कहीं एंगल पता चल जाए तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ इजीली. एक बार एंगल पता चल जाएगा तो इजीली उसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ. ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन R है, बेसिकली जो मैं रिएक्शन मैंने R ये बनाया ना, बेसिकली सिलेंडर के सेंटर पे जा रहा है. तो अगर मैं एंगल कंसीडर करूं, मुझे ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल सपोज को मैं थीटा बोल देता हूं, ये थीटा बोल देता हूं, तो थीटा आप निकाल सकते हो बेसिकली यहाँ पे. बट मुझे अगर मैं इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाऊं, देखो समेशन ऑफ फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 लगाऊं, किस केस में? सिलेंडर 1 के केस में. यहाँ पे सिलेंडर 1 लिख लेता हूं, मेंशन कर देता हूं. ठीक, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 करोगे तो आपको क्या देखना है, देखो एक्स डायरेक्शन के अलोंग करोगे तो आपको ये फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, बट
दूसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ना हमारे पास, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि इस फोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि एक ऑलरेडी अननोन है। ये W को मैं यूज कर सकता हूं क्योंकि क्वेश्चंस में W ही यूज हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको यूज करूंगा। अब ऑब्वियस ही बात है W डाउनवर्ड जा रहा है तो मैं उसको नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं, R वाला कंपोनेंट अपवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो R बेसिकली हो जाएगा वो R cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो R की वैल्यू बेसिकली आने वाली है W अपॉन cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू यहां से अगर मैं लिखूं, cos थीटा की वैल्यू बेसिकली आएगी मेरे पास यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस विल बी व्हाट, दिस 40 एंड हाइपोटेन्यूज विल बी 50, 40 डिवाइडेड बाय 50 इट विल बी 4/5। तो अगर इसको मैं फाइनली लिखूं तो ये हो जाएगा 5W/4, सिंपल 5W/4 इजिली आप लिख सकते हो। अब ये तो फर्स्ट सिलेंडर के लिए हो गया, अब मैं बनाऊंगा सेकंड सिलेंडर के लिए FBD। अब FBD बनेगा वो सेकंड सिलेंडर के लिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से सेकंड सिलेंडर होने वाला है। अब सेकंड सिलेंडर पे जो लगेगा वो रिएक्शन ये R, ठीक है, ऑब्वियसली बात है सेंटर पॉइंट पे जाकर ये लगेगा, ठीक है, इसका खुद का सेल्फ वेट W, एक रिएक्शन RA, ठीक है, एंड दिस विल बी रिएक्शन R। देखो ये जो चीज है ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये जो रिएक्शंस लगी हैं सिलेंडर 1 एंड 2 पे, देखो 1 पे जो लग रहा है 2 पे वही लग रहा है, बट इक्वल एंड अपोजिट है, सिंपल, ठीक है। अगेन देखो तीन फोर्स बॉडी इक्विलिब्रियम में लामिस थ्योरम अप्लाई करो या फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब मुझे RA चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज, मुझे RA चाहिए, तो RA निकालने के लिए देखो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल का कोई रोल नहीं होगा। सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, R cos थीटा, अगर सपोज मैं एंगल इसको थीटा मान लू, इसको एंगल थीटा मान लू, सिंपली इसको मैं अगर एंगल थीटा मान लू, अब मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूं, इस एंगल को थीटा मान रहा हूं, इस ट्रायंगल में एंगल थीटा ये है, तो इस थीटा के लिए देखो, इस थीटा के लिए मैं क्या लिखूंगा, अब परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। देखो याद रखो, मैं इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं थीटा, देखो पहले केस में थीटा ये था, टॉप वाला थीटा ये था, पहले केस में थीटा जो कंसीडर किया है मैंने वो ये है, ये थीटा। अब सेकंड केस में मैं थीटा ये कंसीडर कर रहा हूं, तो एंगल बदल गया तो उसका कॉस भी बदलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो कॉस थीटा अब मैं ये वाला कंसीडर कर रहा हूं, बेसिकली ये वाला, ठीक है। तो एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 50, तो बेसिकली हो जाएगा 3/5, क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब देखो इसमें मैं क्या लगाऊंगा, समेशन fx इक्वल्स टू 0। क्यों समेशन fx इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर मैं लगाऊंगा वर्टिकल, तो वर्टिकल में आपका ये भी कंसीडर होगा वेट, ठीक है। मेरे को ये हॉरिजॉन्टल कंसीडर करना है, सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल कंसीडर करना है तो तभी RA आ पाएगा, अगर वर्टिकल कंसीडर करूंगा तो RA आएगा ही नहीं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल के साथ कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो समेशन फोर्स अलोंग x डायरेक्शन 0 करना है मुझे, तो ये हो जाएगा R cos थीटा, ऑब्वियसली बात है ये राइट साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, RA नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहा है, इक्वल्स टू 0। तो RA की वैल्यू आ गई R cos थीटा। अब आपको यहां पे ध्यान होगा, R की वैल्यू हमने क्या लिखी है 5W/4 एंड cos थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, cos थीटा हमने यहाँ पे R की वैल्यू क्या लिखी थी 5W/4 एंड हियर देयर विल बी सॉरी cos थीटा, ये वाला कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये मिस्टेक हो सकती है, इसलिए इसको अलग से लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसको अलग से लिखोगे तो ज्यादा ही बेटर रहेगा, ठीक है। इसको अलग एंगल दे देते हैं हम, इसको हमने थीटा बोला, इसको थीटा डैश बोल देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन होगा तो सेम मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो वो मिस्टेक नहीं करनी है हमें। अब इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 5 से 5 कैंसिल, बचेगा क्या 3/4W, एंड ऑब्वियसली बात है ये क्या होने वाला है, आंसर डी हमारा आने वाला है यहाँ से। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट एंगल्स में मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर गलत हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपने जो गलत आंसर फाइंड आउट किया है वो ऑप्शन में अवेलेबल हो, ठीक है, क्योंकि एक बार आपने आंसर निकाल लिया तो आप दोबारा रीचेक नहीं करोगे, तो इसलिए एंगल्स बिल्कुल प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना है। देखो सेम एंगल थीटा रख ले तो शायद कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे अभी हुआ थोड़ी देर पहले 4/5 3/5 बेसिकली, ठीक है। थीटा डैश ये जो है ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये जो गलतियां हैं ये गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक सी डिटेल, देखो ये गलतियां मैं आपको इसलिए सामने भी शो कर रहा हूं क्योंकि ये गलतियां एक्चुअल में स्टूडेंट्स करते हैं, और 4/5 रख के जो आप आंसर निकालते हो डेफिनेटली ऑप्शन ए भी होता,
क्योंकि जनरली पता है क्या होता है, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जो भी आंसर आपका गलत आया है वो जनरली ऑप्शन ए हो सकता है, और जब भी ऑप्शन ए में आपको डायरेक्टली आपका आंसर दिखा तो आप कभी दोबारा माइंड में नहीं सोचोगे कि आपने शायद गलत भी किया हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है वो ऑप्शंस भी इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि जो गलत आंसर हो वो भी ऑप्शंस में अवेलेबल हो ताकि स्टूडेंट उसे मार्क करे। ठीक है, तो ये इंटेंशंस रहते एग्जामिनर के कि जो आंसर्स गलत सॉल्व हुए हैं, गलती हिसाब से सॉल्व हुए हैं, और जो गलत है वो भी ऑप्शंस में अवेलेबल हो, ताकि देखो आपने सॉल्व करा वो आंसर ऑप्शन में अवेलेबल है तो आपको पता चला डेफिनेटली आंसर गलत है, बट आपने सॉल्व करा वो आंसर ऑप्शन में अवेलेबल है तो डेफिनेटली आप नहीं सोचोगे कि गलत भी हो सकता है, डायरेक्टली मार्क करके आगे बढ़ जाओगे, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन गेट एंड सिविल सर्विस में भी फ्रेम हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आई होप यहां तक जो भी हमने चीजें सीखी हैं वो आपको क्लियर होगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।